आज दिन भर धूप नहीं निकली थी। हाथ कपा देने वाली ठंड से सभी परेशान थे। सीताराम जी, जो गांव के पुराने जमींदार थे, अंगीठी के पास बैठी बैठी सोच में डूबे हुए थे। आज उनके मन में कुछ अलग ही तरह के विचार आ रहे थे। वो मन ही मन अपने दोनों बेटों, रविंद्र जो उनका बड़ा बेटा था और देवेंद्र जो उनका छोटा बेटा था, उनके भविष्य के बारे में सोच रहे थे। आज उनके मन में अपनी दिवंगत पत्नी से संबंधित सभी घटनाएं, मृत्यु से लेकर अब तक की सारी बातें एक एक करके उनके दिमाग में घूम रही थीं। कैसे उन्होंने अपने दोनों बेटों को माँ और पिता दोनों का प्यार देकर पालने की कोशिश की, कैसे अकेले अब तक संघर्ष किया, उनके शादी ब्याह किए, घर में सामंजस्य बिठाते और सबकी देखभाल करते कब उम्र निकल गई पता ही नहीं चला। अब तो रविंद्र का बेटा लकी और देवेंद्र का बेटा सोनू भी लगभग 10-12 वर्ष के हो चुके थे। सीताराम जी अभी इन्हीं सब विचारों में खोए हुए थे कि तभी बड़ी बहू की आवाज से उनकी तंद्रा टूटी। उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी बहू चाय लेकर उनके पास खड़ी थी और बड़ी देर से बाबूजी बाबूजी की आवाज लगा रही थी। सीताराम जी ने चाय ली और उसे पीने लगे। तभी गांव के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति उनकी खैरियत पूछने उनके घर आ गए, क्योंकि कुछ दिनों से सीताराम जी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वो घर से बाहर नहीं गए थे। सीताराम जी ने अपनी बड़ी बहू को आवाज दी, बहू थोड़ी चाय और बना लो। थोड़ी देर में ही बड़ी बहू चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ियां भी ले आई। सभी लोग चाय और पकौड़ियों का आनंद लेते हुए आपस में बातें करने लगे। बातें करते करते कब रात के 8 बज गए किसी को पता ही नहीं चला। जैसे ही एक बुजुर्ग की नजर सामने दीवार पर लगी घड़ी पर गई, उन्होंने कहा, अरे भाई जी, अब आप हमें आज्ञा दें, काफी समय ले लिया हमने आपका। इस पर सीताराम जी ने कहा, कैसी बातें करते हो भैया, आजकल कहाँ किसी के पास इतना वक्त है कहीं बैठने का। आप लोग यहाँ आए और मेरा हालचाल लिया, यही तो अपने होने की पहचान है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आते रहिएगा। इसके बाद राम राम करके सभी लोग अपने घर चले गए। सीताराम जी अब बूढ़े हो चुके थे। शायद उन्हें भी अब ये एहसास होने लगा था कि उनके गिनती के दिन ही शेष रह गए हैं। सभी के जाने के बाद उनके बेटे उनके पास आकर बैठ गए और बातें करने लगे। तभी सीताराम जी ने अपने दोनों बेटों से कहा, बच्चों, मैं अब चंद दिनों का मेहमान हूँ। मैं अब ज्यादा दिनों तक तुम लोगों के पास नहीं हूँ। इसलिए मेरी अंतिम इच्छा ये है कि तुम दोनों भाई जैसे अब तक राम लक्ष्मण की तरह रहते आए हो, वैसे ही आगे भी तुम्हारा प्यार बना रहे। तुम दोनों के बीच कभी भी किसी बात को लेकर मतभेद न हो। इसलिए मेरी सारी संपत्ति का आधा आधा बंटवारा तुम दोनों भाई मेरे सामने ही कर लो। पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों भाई व्याकुल हो उठे और उनके पास आकर उनके दोनों हाथ पकड़कर रोने लगे। रोते हुए बड़ा बेटा रविंद्र बोला, पिताजी, बचपन से लेकर आज तक आपने हमें माँ की कमी खलने नहीं दी और आज आप हमें छोड़ने की बात कर रहे हैं। पिताजी, हम लोग आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को गले लगाते हुए सीताराम जी ने कहा, बेटा, ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। पहले मैं भी यही समझता था कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं दोनों बेटों की परवरिश अच्छे से कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे जीने का साहस दिया और आज मेरे दोनों बेटे बहुत होशियार हो गए हैं। अब मैं आराम से जाकर तुम्हारी माँ से कह सकूंगा कि मैं तुम्हारे दोनों बेटों, बहुओं और दोनों पोतों को हंसता खेलता छोड़कर आया हूँ। इसलिए मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम दोनों भाई मेरे सामने ही सारी संपत्ति को 2 हिस्सों में बांट लो। पिता को बार बार जिद करते देख दोनों भाइयों ने कहा, पिताजी, अगर आपकी इच्छा यही है तो आप ही बंटवारा कर दीजिए। आप जिसको जो देंगे हम उसे आपका दिया हुआ प्रसाद समझकर रख लेंगे। पिता ने दोनों बेटों को आधी आधी संपत्ति बांट दी और दोनों बेटों ने उसे सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया।
इसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के बाद दोनों भाई पिता को दवा देकर उनके पास बैठकर खेत की फसल की स्थिति पर विचार करने लगे। बात करते करते काफी रात हो गई। पिताजी ने दोनों बेटों से कहा, जाओ अब तुम लोग भी सो जाओ, सुबह अपने अपने काम पर भी तो जाना है। इसके बाद पिता के पैर छूकर दोनों बेटे अपने अपने कमरों में सोने चले गए। सुबह जब बड़ा बेटा सोकर उठा और पिताजी के पैर छूने उनके पास आया तो उसने देखा कि पिताजी के हाथ ढीले पड़ चुके थे, उनकी सांस रुक चुकी थी और वो अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके थे। रविंद्र अपने पिता की ऐसी स्थिति देखकर उनसे चिपक कर जोर जोर से रोने लगा। बड़े बेटे की रोने की आवाज सुनकर सारा परिवार इकट्ठा हो गया। थोड़ी देर में कई पड़ोसी भी आ गए। पड़ोस के कुछ बुजुर्गों ने दोनों बेटों को दिलासा दिया और आगे के क्रियाकर्म करने की तैयारी करने को कहा। दोनों बेटों ने मिलकर पिता के क्रियाकर्म को विधि विधान से संपन्न किया। पिताजी के गुजर जाने के कुछ दिनों बाद छोटे बेटे देवेंद्र की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो जी, क्यों ना हम लोग अपने गांव की संपत्ति बेचकर शहर में एक नया घर खरीद लें। शहर में रहने से लकी की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। देवेंद्र ने कहा, इसके लिए बड़े भैया से पूछना पड़ेगा। इस पर पत्नी ने तुनक कर कहा, बड़े भाई क्यों चाहेंगे कि आपका बेटा शहर के अच्छे स्कूल में पढ़े? वो तो यही चाहेंगे कि हमारा लकी भी उनके बेटे सोनू की तरह गांव के छोटे स्कूल में पढ़े। लकी को भी गांव का स्कूल पसंद नहीं है। आज जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके बेटे भी शहर में पढ़ रहे हैं और हम लोग इतने बड़े जमींदार होते हुए भी अपने बच्चे को शहर में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। पत्नी और बेटे की जिद देखकर देवेंद्र ने कहा, ठीक है, कल सुबह बड़े भैया से बात करके देखता हूँ। अगर वो कहेंगे तभी शहर चलने की सोचेंगे। इतना कहकर वो सो गया। सुबह जब वो उठा तो पत्नी ने फिर से वही बात शुरू कर दी। देवेंद्र कमरे से निकलकर बड़े भाई के पास जाकर बैठ गया और बहुत संकोच के साथ पत्नी की बात कह दी। रविंद्र ने छोटे भाई की बात सुनकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर लकी का मन शहर के स्कूल में पढ़ने का है तो उसे शहर में अवश्य पढ़ाएंगे। तभी छोटे भाई ने कहा, लेकिन मेरे हिस्से की जमीन जायदाद इतनी जल्दी कैसे बिक पाएगी? बड़े भाई ने कहा, अरे पगले, लकी को पढ़ाने के लिए पूर्वजों की संपत्ति बेचने की क्या आवश्यकता है? लकी को तो हम दोनों भाई मिलकर ही शहर में पढ़ा सकते हैं। इतने में देवेंद्र की पत्नी बोल उठी, भाई साहब, हम लोग सोच रहे हैं कि जब यहाँ रहना ही नहीं है तो यहाँ संपत्ति रखने का क्या फायदा है? बहू की बात सुनकर बड़े भाई को अब समझ में आ गया था कि अब कुछ भी समझाने से कोई फायदा नहीं है। इन लोगों ने शहर जाने का पूरी तरह से मन बना लिया है। उन्होंने देवेंद्र से कहा, ठीक है, तुम आज जरा गांव में जाकर जमीन के भाव पूछाओ, पता लगाओ कि इस समय गांव की जमीन के क्या भाव चल रहे हैं। लेकिन ये बात किसी को मत बताना कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। छोटे भाई ने वैसा ही किया जैसा बड़े भाई ने कहा था। उसने गांव के कई लोगों से जमीन के भाव पूछे और घर वापस आ गया। घर आकर उसकी पत्नी ने उसे पूछा तो उसने उसे सारी बातें बता दी। उसकी पत्नी ने तुरंत पेन और कागज लेकर अपने हिस्से की पूरी संपत्ति का हिसाब लगा लिया और पति को बताया, हमारी पूरी संपत्ति लगभग 60 लाख की है। अगर हमें 60 लाख भी मिल गए तो इससे हम शहर में अच्छा बड़ा मकान भी ले लेंगे और लकी की पढ़ाई भी शहर के सबसे अच्छे स्कूल में हो जाएगी। रात में जब बड़ा भाई घर पर आया तो उसने छोटे भाई और उसकी पत्नी को बुलाया और पूछा, जमीन के भाव का पता लगा लिया? इससे पहले कि छोटा भाई कुछ कहता, उसकी पत्नी बीच में ही बोल पड़ी, भाई साहब, हमारे हिस्से की पूरी संपत्ति 60 लाख की है। तभी बड़े भाई ने कहा, कल कुछ और लोगों से भी जानकारी लेते हैं, इतनी जल्दबाजी में फैसला लेना ठीक नहीं। छोटी बहू बोली, अब बार बार क्या पूछना जेठ जी, जब बेचना ही है तो 2-4 लाख कम या ज्यादा, जितना सोचेंगे लकी का एडमिशन उतना ही लेट हो जाएगा। सुनिए जी, आप तो कल ही जमीन बेचने पर लगा दीजिए। अरे जब भैया बोल रहे हैं तो कुछ दिन रुक जाओ, इतनी क्या जल्दी है तुम्हें?
देवेंद्र ने कहा तो उसकी पत्नी बुरा सा मुंह बनाकर अंदर चली गई। अगले दिन शाम को जब दोनों भाई खाना खाकर उठे तो बहू फिर बोली, फिर क्या तय किया आपने? तो बड़े भाई ने कहा, आप लोग बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में गया और रुपए से भरा बैग लेकर बाहर निकला। अपने छोटे भाई को बैग पकड़ाते हुए बोले, ये लो, गिनती कर लेना, पूरे 60 लाख रुपए हैं। छोटे भाई ने कहा, अरे भैया, अभी जमीन की रजिस्ट्री तो हुई ही नहीं, तो इतनी जल्दी ये पैसे कहाँ से आ गए? बड़े भाई ने कहा, तुम्हारी भाभी के गहने थे, कुछ मेरे पास थे और कुछ लोगों से कर्ज ले लिया। भाई, तुझे शहर भी तो जल्दी जाना है, अगर देर हो जाएगी तो लकी का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पैसों का इंतजाम कर लिया। रही बात रजिस्ट्री की, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, रजिस्ट्री में भी रुपए क्यों बर्बाद किए जाएं? अगर तुम्हारी इच्छा है तो स्टाम्प या किसी कागज पर जो लिखना चाहे लिखकर अपनी भाभी को दे देना। छोटे भाई ने कहा, भैया, ये तो गलत बात है, आप रजिस्ट्री जरूर करवा लो। रही बात पैसों की, तो इन्हीं पैसों में से रजिस्ट्री हो जाएगी, आपको अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जितना मैंने कहा है बस उतना कर दो। देवेंद्र ने अगले दिन तहसील से एक स्टाम्प लाकर सब कुछ उसमें लिखकर अपनी पत्नी और बेटे सभी के हस्ताक्षर अंकित करवाए और स्टाम्प भाभी को देकर शहर चला गया। देवेंद्र ने शहर में आकर एक अच्छा सा मकान खरीद लिया और लकी का नाम भी एक अच्छे स्कूल में लिखवा दिया। खुद भी एक कंपनी में अच्छे पद पर काम करने लगा। अब उसकी जिंदगी खूब ऐशो आराम से बीतने लगी। इस तरह 2 वर्ष बीत गए। एक दिन बड़े भाई शहर में किसी काम से आए तो सोचा कि क्यों ना देवेंद्र से भी मिलता चलूं। 2 वर्ष हो गए, उसका कोई हालचाल ही नहीं मिला है और लकी को भी देखने की बहुत इच्छा हो रही है। आज गर्मी भी बहुत है, इसी बहाने थोड़ा समय देवेंद्र के घर पर बीत जाएगा और फिर शाम वाली बस से गांव वापस चला जाऊंगा। यही सब सोचकर रविंद्र अपने छोटे भाई के मकान की तरफ पैदल ही चल पड़ा। सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था और प्यास भी बहुत लग रही थी, लेकिन उसने सोचा कि अब कहीं नहीं रुकूंगा, अब तो पानी लकी के हाथ से ही पीऊंगा। इसलिए उसने अपना चलना जारी रखा। जैसे ही उसने देवेंद्र की कॉलोनी में प्रवेश किया, देवेंद्र की पत्नी ने उसे छत से देख लिया और अपने मन में कहा, अरे बड़े भैया, यहाँ अचानक बिना बताए कैसे आ रहे हैं? कहीं कुछ मांगने तो नहीं आए? इस वर्ष बारिश कम हुई है और फसल सूख गई है, इसलिए परेशान होंगे और जरूर हमारे पास कुछ सहायता मांगने आए होंगे। वो जल्दी जल्दी छत से नीचे उतरी और नीचे आकर अपने बेटे लकी को सारी बात बताई। बड़े भैया आ रहे हैं, जरूर कुछ न कुछ मांगने आए होंगे। चलो चुपचाप सब सो जाते हैं, हम लोग दरवाजा ही नहीं खोलेंगे तो दरवाजा खटखटाकर वापस गांव लौट जाएंगे। थोड़ी देर में रविंद्र देवेंद्र के मकान के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। लकी, लकी, पुकारते पुकारते गला सूख गया। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी किसी की आवाज अंदर से नहीं आई और न ही कोई दरवाजा खोलने आया। रविंद्र ने सोचा, शायद सभी लोग इस समय सो रहे होंगे, नहीं तो अब तक तो लकी दौड़कर मेरे पास आ जाता। मैं ही गलत समय पर आ गया हूँ, इस समय उन्हें सोते में उठाना ठीक नहीं होगा। ये सब सोचकर वो गांव जाने के लिए मुड़ने लगा। तभी उसकी नजर कॉलोनी के अंदर लगे हैंडपंप पर गई। रविंद्र ने कॉलोनी के हैंडपंप से अपनी प्यास बुझाई और गांव वापस चला गया। रात को जब देवेंद्र ऑफिस से घर आया तो लकी ने उसे खूब मजे लेकर सारी बात बताई। आज ताऊजी घर पर आए थे कुछ मांगने के लिए, लेकिन मैंने और मम्मी ने दरवाजा ही नहीं खोला और वो काफी देर तक दरवाजा खटखटाकर वापस गांव चले गए। इतना सुनते ही देवेंद्र अपनी पत्नी और बच्चे पर चिल्ला उठा, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? बड़े भैया बाहर से पुकारते रहे और तुम लोगों ने दरवाजा ही नहीं खोला। पत्नी भी उल्टा पति पर गुस्सा करते हुए बोली, गांव में पड़े रहने के लिए हम लोगों ने तो नहीं कहा था, वो लोग अपनी खुशी से गांव में रह रहे हैं तो कष्ट भी अकेले भुगते, हमें कष्ट देने क्यों शहर में आए? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम सभी की मदद करते रहें।
देवेंद्र खून का घूंट पीकर चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया और इधर माँ बेटे भी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। इस प्रकार धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। अब तो लकी की शादी भी हो चुकी थी और उसे एक बेटा भी हो गया था। सभी उसे प्यार से मंकू बुलाते थे। देवेंद्र ने भी स्वास्थ्य की वजह से ऑफिस जाना बंद कर दिया था। लकी अब एक बड़ी कंपनी का मैनेजर था और बहुत अच्छा वेतन पा रहा था। अब सब कुछ बदल चुका था। केवल एक घर था जो अभी भी पुराना था और वो भी अब पुराने फैशन का हो चुका था। लकी की पत्नी बार बार नया मकान लेने की जिद करती थी। एक दिन लकी पत्नी के बार बार कहने से तंग आकर नया मकान लेने का विचार करके अपने माता पिता के पास गया और बोला, पिताजी, अब ये घर छोटा पड़ रहा है, क्यों ना हम लोग इसे बेचकर एक बड़ा मकान ले लें। इस मकान को बेचने से कुछ पैसे मिल जाएंगे और जो कुछ कम पड़ेगा वो मैं अपनी नौकरी पर लोन लेकर चुका दूंगा। माता पिता ने बेटे की बात मान ली और कहा, बेटा, रहना तो तुम लोगों को ही है, हम लोगों का समय तो बीत चुका है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। पिता की सहमति मिलते ही लकी ने तुरंत एक नया मकान बुक करवा लिया और बहुत जल्द पुराने मकान को बेचकर नए मकान में प्रवेश कर लिया। जब देवेंद्र और उसकी पत्नी नए मकान में पहुंचे तो उनकी बहू और पोते ने नए घर का एक एक कमरा दिखाना शुरू किया और ये भी बताते जा रहे थे कि किस कमरे में कौन रहेगा। जब सारा मकान दिखा दिया तो दादी ने मंकू से कहा, मंकू बेटा, तुमने सारा मकान तो दिखा दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम्हारे दादा और दादी का कमरा कौन सा है। ये सुनते ही मंकू तुरंत बोल पड़ा, आप लोगों के लिए तो मम्मी पापा ने एक बहुत बड़ा घर देखा है जिसमें ढेर सारे कमरे हैं और उसमें सभी के दादा दादी रहते हैं। मेरे एक दोस्त के दादा दादी भी वहीं पर रहते हैं। हम लोग कल ही वहां गए थे आप लोगों के लिए नया मकान देखने। मंकू के इतना कहते ही उसकी मम्मी का सिर शर्म से नीचे झुक गया। अब वो अपने ससुर और सास से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो इस खींच को मिटाने के लिए मंकू को पीटते हुए दूसरे कमरे में ले गई। देवेंद्र और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखकर मन ही मन अपने आप को सांत्वना देने लगे। उन्हें अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। किसी तरह दिन तो बीत गया। रात में दोनों की इच्छा जी भर कर रोने की थी, लेकिन पत्नी शर्म के कारण पति के सामने नहीं रो पा रही थी और पति गुस्से के कारण। अंत में देवेंद्र ने अपने आप को समझाते हुए पत्नी से कहा, अब तुम्हें अपने किए की याद आ रही होगी, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं। अब स्थिति हमारे हाथ से निकल चुकी है। कल सुबह होते ही घर से चलने की तैयारी कर लो, नहीं तो बहू और बेटा चुपचाप छोड़ आएंगे तो ज्यादा अपमानजनक होगा। इतना कहकर देवेंद्र दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। रात भर दोनों सोने का नाटक करते रहे, लेकिन दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आई। सुबह होते ही दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी नहाकर तैयार हो गए। देवेंद्र ने बेटे के साथ चाय पीते हुए कहा, लकी, हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ दिन पड़ोस वाले श्रीवास्तव जी जहां इस समय रह रहे हैं उनके पास घूमाते हैं। सुना है कि वहां लोगों की बहुत सेवा होती है और उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो बेटा, तू हमें वहां ले चल, कुछ दिनों के लिए हमें वहां छोड़ा। इतना सुनते ही बेटा और बहू मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आज उन्हें ऐसा लग रहा था मानो बिना मांगे ही ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया। लकी ने पत्नी से कहा, जल्दी से माँ और पिताजी के लिए भोजन तैयार कर दो। मैं ऑफिस जाते वक्त इन लोगों को श्रीवास्तव जी वाले अपना घर में कुछ दिनों के लिए छोड़ आऊंगा। पत्नी भी खुश होकर भोजन में कई तरह की चीजें बनाकर ले आई और सभी लोगों ने एक साथ भोजन किया। आज बहुत दिनों बाद घर में इतनी खुशी का माहौल था। भोजन करने के बाद लकी चौराहे से जाकर एक ऑटो बुक कर लाया और माँ पिताजी से कहा, आज मेरी एक बहुत आवश्यक मीटिंग है, इसलिए मैं नहीं चल पाऊंगा। इस रिक्शा वाले को सब कुछ समझा दिया है कि आप लोगों को श्रीवास्तव जी वाले अपना घर में छोड़ आएगा। पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग इस ऑटो से चले जाएंगे। इतना कहकर वो लोग ऑटो में जाकर बैठ गए। बहू ने तुरंत बैग उठाकर ऑटो के अंदर रख दिया और माँ पिताजी के पैर छूकर बोली,
हम लोग आपसे बहुत जल्द मिलने आएंगे। बेटे ने भी कहा, पिताजी मीटिंग समाप्त होते ही मैं आप लोगों से मिलने आ जाऊंगा। देवेंद्र और उसकी पत्नी के चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो लोग बार बार मंकू को प्यार कर रहे थे। उनके इस व्यवहार से स्पष्ट दिख रहा था कि उनकी इच्छा इस घर को छोड़कर जाने की बिल्कुल भी नहीं थी, परंतु वो मजबूर थे। जाने से पहले दादा दादी ने अपने पोते को ढेर सारा प्यार दिया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद ऑटो वाले ने अपना ऑटो स्टार्ट किया और अपने घर के लिए चल दिया। घर से कुछ दूर निकलने पर दोनों पति पत्नी एक बार फिर गमों की दुनिया में गोते लगाने लगे। लगभग 45 मिनट बाद ऑटो के रुकते ही दोनों अपने गमों की दुनिया से बाहर आए। देवेंद्र ने कहा, भाई आ गया क्या अपना घर? ड्राइवर ने जवाब दिया, जी साहब आ गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ऑटो से उतरकर अपना घर के स्वागत कक्ष तक पहुंचे। ड्राइवर भी बैग लेकर दोनों को स्वागत कक्ष तक छोड़ने आया और फिर दोनों से विदा लेकर बड़बड़ाते हुए चला गया। क्या जमाना आ गया है। देवेंद्र और उसकी पत्नी जब स्वागत कक्ष तक पहुंचे और उन्होंने अपना नाम बताया तो स्वागत कक्ष वाले ने तुरंत जवाब दिया, जी अंकल जी, आपका नाम पहले से ही लिखा हुआ है, आप लोग अंदर चली जाइए, वहां आपको सब कुछ विस्तार से बता दिया जाएगा। ये सुनकर दोनों पति पत्नी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन चाहकर भी एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद अपना घर के इंचार्ज आ गए। उन्होंने दोनों का अपना घर वृद्धाश्रम के नियमानुसार स्वागत किया और वहां पर उपलब्ध सभी सुविधाओं से अवगत कराया। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने अपने कक्ष की ओर चले गए। इस प्रकार देवेंद्र और उसकी पत्नी को वृद्धाश्रम में रहते हुए काफी समय हो गया। लकी और उसकी पत्नी ने आज तक अपने बूढ़े माता पिता की कोई खबर नहीं ली। एक दिन अपना घर के सभी लोग बहुत खुश दिख रहे थे। सभी लोग आपस में खुश होकर कुछ बातें कर रहे थे। देवेंद्र ने सब लोगों को इतना खुश कभी नहीं देखा था। उसने अपने एक साथी से पूछा, आज सभी लोग इतने खुश क्यों हैं? उसने कहा, कल एक बड़े अधिकारी के पिताजी का जन्मदिन है। वो अधिकारी पिछले कई वर्षों से इस वृद्धाश्रम में आकर अपने पिता के हाथों से 5 स्टार होटल का खाना और सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ उपहार बांटते हैं। वही अधिकारी और उनके पिता कल फिर इस आश्रम में आ रहे हैं, इसलिए सभी इतने खुश हैं कि पूरे वर्ष में एक बार हमें 5 स्टार होटल का भोजन बड़ी प्यार और अपनत्व के साथ नसीब होता है। इतना सुनकर देवेंद्र की आंखों में आंसू आ गए और वो फिर से अपने बेटे लकी के बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन सभी वृद्धाश्रम के लोग नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए। सुबह 9 बजे ही वो बड़ा अधिकारी और उनके पिता एक बड़ी गाड़ी में ढेर सारे भोजन के पैकेट्स और गिफ्ट लेकर आ गए। वो लोग सबसे पहले 1 नंबर वाले कमरे में प्रवेश करते हैं और सभी से राम राम कर बहुत विनम्रता पूर्वक खाने और गिफ्ट का पैकेट देने लगे। 1 नंबर कमरे के सभी लोगों को खाने का पैकेट बांटने के बाद जब वो लोग 2 नंबर वाले कमरे में आए तो सबसे पहले उनकी मुलाकात देवेंद्र से हुई। देवेंद्र सिर नीचे करके बैठा हुआ था। अधिकारी के पिता ने जैसे ही उसे राम राम कहकर खाना और गिफ्ट का पैकेट पकड़ाया, देवेंद्र आवाज सुनकर चौंक उठा। उसकी नजर तुरंत अधिकारी के पिता के चेहरे पर गई। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक उठे। देवेंद्र का चेहरा शर्म से नीला पड़ गया। उसकी इच्छा इस समय जमीन में गड़ जाने की हो रही थी। अधिकारी के पिता की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो बड़ा अधिकारी भी पिता के साथ साथ हाथ जोड़कर रोता जा रहा था, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, खुद उसका सगा भाई रविंद्र था। रविंद्र ने रोते हुए देवेंद्र को अपने गले से लगा लिया और कहा, देवेंद्र तू यहाँ पर, तूने मुझे कभी बताया भी नहीं। अरे पगले, तूने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि अपने बड़े भाई को एक बार याद कर ले। अरे तेरा गांव में सब कुछ आज भी वैसा ही है जैसा तू छोड़कर आया था। तेरे हिस्से की जमीन, बाग, घर, सब पर आज भी तेरा ही नाम है। इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक आज इस हालत में है। इतना सुनते ही देवेंद्र अपने बड़े भाई से चिपक कर बच्चों की तरह फफक फफक कर रोने लगा।
दोनों भाइयों को इस तरह रोता देख पूरा वृद्धाश्रम आंसुओं के सैलाब में डूब गया। काफी देर बाद दोनों भाई सामान्य स्थिति में आए। इसके बाद शेष लोगों को गिफ्ट और खाने का पैकेट रविंद्र, देवेंद्र और उसकी पत्नी के हाथों बांटा गया। देवेंद्र की पत्नी, जो किसी से नजर नहीं मिला पा रही थी, कुछ दूर जाकर अकेले में बैठकर रोने लगी। सोनू उसके पास खाने का पैकेट लेकर गया और बोला, चाची, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बहुत दिन हो गए आपके हाथों से खाना खाए हुए। आज एक बार फिर मुझे अपने हाथ से खाना खिला दो। इतना सुनते ही चाची सोनू को गले लगाकर और जोर से रोने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी सारी गलतियों को इन आंसुओं से धो देना चाहती हो। इसके बाद सोनू चाची के हाथ से खाना खाता है और अपने हाथ से चाची को खाना खिलाता है। दोनों खाते खाते रोते जा रहे थे। उधर दोनों भाइयों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। वो दोनों भाई भी एक दूसरे को खाना खिला रहे थे और रोते जा रहे थे। दोनों भाइयों का ऐसा प्रेम देखकर वृद्धाश्रम के सभी लोग भाव विभोर होकर रोने लगे और सोचने लगे कि इस दुनिया में एक भाई ऐसा भी है। भोजन करने के बाद रविंद्र ने अपने बेटे से कहा, जाओ चाचा चाची के बैग उठाकर ले आओ और जो भी वृद्धाश्रम की कागजी कार्रवाई हो उसे पूरा करो। सोनू तुरंत जाकर वृद्धाश्रम की कार्रवाई पूरी करता है। चाचा चाची के बैग लाता है और उन्हें गाड़ी में रखवा देता है। देवेंद्र और उसकी पत्नी शर्म की वजह से अब गांव नहीं जाना चाहते थे, लेकिन देवेंद्र के लिए बड़े भाई का आदेश आज भी ब्रह्म वाक्य था। वो चाहकर भी बड़े भाई की बात को नहीं काट सका और उनके साथ गाड़ी में जाकर बैठ गया। सभी लोग गांव के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचकर देवेंद्र ने देखा कि उसका कमरा और सारा सामान जैसा वो छोड़कर गया था वैसा ही रखा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बड़े प्यार से उसकी देखभाल की हो। घर पहुंचते ही रविंद्र की पत्नी, सोनू की पत्नी और बच्चों ने इतने सम्मान के साथ स्वागत किया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे ये लोग उनसे कभी दूर थे ही नहीं। हम लोग ही इनसे दूर चले गए थे। उन लोगों का इस प्रकार का व्यवहार देखकर देवेंद्र और उसकी पत्नी दंग थे और मन ही मन शर्मिंदा भी हो रहे थे। सभी लोगों से इतना प्यार पाकर उनका जीवन एक बार फिर खुशियों से महकने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे लगभग 5 वर्ष बीत गए। एक दिन रविंद्र अपने बेटे सोनू के साथ अस्पताल में अपना रूटीन चेकअप कराने गया। अस्पताल के अंदर प्रवेश करते ही वो लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी गोद में एक लड़का है, वो एक औरत के साथ डॉक्टर के पास गिड़गिड़ाते हुए उसके पैर छू रहा था। डॉक्टर उसे मना करते हुए अपने चैम्बर में चला गया। अस्पताल का स्टाफ उस व्यक्ति को पकड़कर गेट के बाहर की तरफ ला रहा था। रविंद्र से ये सब नहीं देखा गया। उसने उस व्यक्ति से पूछा, क्या हुआ है इस बच्चे को? जैसे ही उस व्यक्ति और रविंद्र का चेहरा एक दूसरे की तरफ मुड़ा, दोनों आश्चर्यचकित रह गए। रविंद्र बोला, लक्की बेटा तुम? लक्की रविंद्र के चरणों में गिर पड़ा और बोला, ताऊ जी मेरे बेटे को बचा लो, इसके दिल में छेद है, आज इसका ऑपरेशन होना है और मेरे पास कुछ पैसे कम है, इसलिए डॉक्टर इसका ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। रविंद्र ने लक्की को शांत कराते हुए कहा, चुप हो जाओ, अभी हम लोग डॉक्टर से बात करके इसके ऑपरेशन का प्रबंध करते हैं। सभी लोग डॉक्टर के चैम्बर की ओर चल पड़े। डॉक्टर के चैम्बर में प्रवेश करते ही डॉक्टर अपनी सीट से उठकर बोला, आइए सर। इस पर सोनू ने कहा, डॉक्टर साहब पहले आप मेरे भतीजे के ऑपरेशन की तुरंत व्यवस्था कीजिए। डॉक्टर ने कहा, सर ये आपका भतीजा है? सोनू ने कहा, परिचय का काम बाद में होगा, पहले आप ऑपरेशन की व्यवस्था करिए। डॉक्टर ने तुरंत अपने सहायक को बुलाकर मंकू को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर पूरी तैयारी करने को कहा और खुद दिल के डॉक्टर को तुरंत अस्पताल में आने के लिए फोन करने लगा। थोड़ी ही देर में सभी डॉक्टर्स आ गए और लगभग 1 घंटे तक मंकू का ऑपरेशन चला। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकला और सभी को ऑपरेशन सफल होने की खुशखबरी सुनाई। लकी और उसकी पत्नी एक बार फिर अपने ताऊ और बड़े भाई के पैरों में गिरकर रोने लगे। रविंद्र ने पूछा, लकी बेटा तुम तो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थे, तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई? लकी ने बताया, कंपनी को बहुत बड़ा घाटा लगने के कारण वो बंद हो गई
और मकान का लोन न चुकाने के कारण घर भी बिक गया। हम लोग सड़क पर आ गए हैं। ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। हम लोगों ने माँ और पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उन्हें ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ाए। उनके घर से जाते ही हमें एक साथ कई विपत्तियों का सामना करना पड़ा और अंत में आज इस स्थिति में आ गए हैं। ताऊ जी, हमें माफ कर दो। हम लोग अपने सुख के चक्कर में अंधे हो गए थे। आज माँ और पिताजी पता नहीं वृद्धाश्रम में किस हाल में होंगे। हम लोग तो कभी उनका हाल जानने भी उनके पास नहीं गए। उन्हीं कर्मों का फल आज हम भुगत रहे हैं। इतना कहकर लकी फूट फूट कर रोने लगा। तभी रविंद्र ने कहा, तुमने बहुत गलत किया अपने माँ बाप के साथ, लेकिन तुम्हारे इन पश्चाताप के आंसुओं से तुम्हारे पाप कुछ कम अवश्य हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद मंकू को भी होश आ गया। अब सभी लोग बहुत खुश थे। रविंद्र ने कुछ पैसे लकी की जेब में डालते हुए कहा, अब हम लोग गांव जा रहे हैं। सोनू तुम्हारा हालचाल जानने के लिए रोज आएगा और मंकू जिस दिन डिस्चार्ज होगा मैं उस दिन फिर आऊंगा। इतना कहकर वे लोग गांव चले गए। 7 दिन बाद जब मंकू अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो रविंद्र फिर आया और लकी और उसकी पत्नी को गांव चलने के लिए कहा। लकी ने कहा, ताऊ जी, गांव में तो हमारा अब कुछ भी नहीं है। वहां का सब कुछ तो हम लोगों ने काफी पहले ही बेच दिया था। अब किस मुंह से गांव चलूंगा। रविंद्र ने कहा, लकी, तू अब भी हमें पराया समझता है? मैं तो हमेशा से तुझे अपने सोनू से बढ़कर मानता आया हूँ। क्या तुझ पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? ये बात सुनकर लकी अपने ताऊ से लिपट कर रोने लगा और बोला, ताऊ जी, हम लोग बहुत गलत है, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। आप इस धरती पर भगवान का एक रूप हो, जो हम लोगों के इतने गलत व्यवहार के बाद भी हमें अपना मानते हो। रविंद्र ने कहा, चुप हो जाओ और चलो गाड़ी में बैठो। सभी लोग गाड़ी में बैठकर गांव आ गए। गांव में पहुंचकर लकी ने देखा कि उसके माँ और पिताजी पहले से ही घर में मौजूद हैं। उन्हें देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। वो अपने माँ बाप से नजरें नहीं मिला पा रहा था। तभी रविंद्र ने कहा, जाओ अपने माँ बाप के पैर छूकर अपने किए की माफी मांगो। इस पर देवेंद्र ने कहा, मेरे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता कि ये लोग कौन है। इसके बाद सोनू मंकू को गोद में लेकर घर में प्रवेश करता है। देवेंद्र और उसकी पत्नी मंकू की ये हालत देखकर खुद को नहीं रोक पाए और सब कुछ भूलकर मंकू के पास पहुंच गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ मंकू बेटा तुझे? मंकू दादा और दादी को देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, मेरे दिल में छेद था जिसका ऑपरेशन हो गया है। वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादा और दादी मंकू से चिपक कर रोने लगे। रविंद्र भी उनके पास आ गया और बोला, देवेंद्र, लकी को माफ कर दो। भैया, अगर आपने लकी को माफ कर दिया है तो मैं कौन होता हूँ इसको माफ न करने वाला। इतना सुनते ही लकी और उसकी पत्नी रविंद्र और देवेंद्र के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। उन्हें इस तरह रोता हुआ देखकर पूरा घर आंसुओं में डूब गया। आज रविंद्र भी मन ही मन बहुत खुश था। उसे बहुत आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो रही थी, क्योंकि आज उसने अपने पिता के सपने को साकार कर दिया था और पूरे परिवार को फिर से एक कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार का प्यार, एकता और आपसी समझ ही जीवन का असली धन है। लालच और स्वार्थ के कारण रिश्तों को नजरअंदाज करने से दुख और अलगाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पश्चाताप और क्षमा के माध्यम से रिश्तों को फिर से जोड़ा जा सकता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि माता पिता का सम्मान और भाईचारे का महत्व जीवन में सर्वोपरि है। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।